हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रोप मंत्रा। ग्रोप मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आपका साथी एक बार फिर आपके सामने एक नए सेशन के साथ। जी हाँ साथियों, सीटेट जुलाई 2023 के लिए, जी हाँ, जो हमारा जुलाई का जो संस्करण है उसका एग्जाम की डेट अब क्लियर हो चुकी है, जैसे कि आपको पता ही है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि अब हमारा सीटेट जो है एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही दोबारा से किया जाएगा। जो 2 बार बीच में ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया की गई थी, उस बार हालांकि आवेदन में या नोटिफिकेशन में ऑनलाइन के लिए ही बात की गई थी, लेकिन अब उसको ऑफलाइन बिल्कुल निश्चित किया गया, जिसके लिए डेट भी एग्जाम की क्लियर हो चुकी है हमारी 20 अगस्त। तो इसलिए एग्जाम का बिल्कुल पर्याप्त सारी जो भी हमारी रणनीति है बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है, क्योंकि सभी के लिए एग्जाम की डेट एक होगी और सभी उसी प्रकार से अपनी रूपरेखा तैयार करके अपना एग्जाम को रिविजन या जो भी तैयारी है उसको अंजाम दे सकते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हमारी सीटेट जुलाई 2023 के लिए, जो कि अगस्त में इसकी परीक्षा होने वाली है 20 अगस्त को, तो उसके लिए सीडीपी में आज हमारी क्लास होने वाली है 16, जिसमें टॉपिक है आज का हमारा अधिगम के पठार व वक्र, यानी कि जो हमारे लर्निंग में हमारे प्लेट्यू बनते हैं, कर्व होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हैं आदि सभी बिंदुओं पर इसे अपने आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपनी सीटेट के लिए सीडीपी के लगभग 15 क्लासेस कवर कर ली हैं। ईवीएस हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और हमने अपनी पेडागोजी की भी थ्योरेटिकल क्लासेस जितनी मैक्सिमम हो सकती हैं वो भी कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी क्लासेस नहीं देखी है, एक्सेस नहीं की है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी क्लासेस का लिंक दिया गया होता है, वहां से जाकर भी आप उनको अटेंड कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक की ओर। अधिगम के पठार या अधिगम के वक्र, बिल्कुल साथियों एक ही टॉपिक है ये, इसको समझेंगे आज की क्लास में अच्छे से। तो अधिगम के पठार यानी कि प्लेट्यू इन लर्निंग और अधिगम के वक्र कर्व इन लर्निंग या कर्व ऑफ लर्निंग के नाम से इसको जाना जाता है। समझेंगे इनको दोनों को डिटेल में अच्छे से, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बिंदु नहीं छोड़ना है। तो अधिगम के पठार किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं प्लेट्यू इन लर्निंग। पठार का मतलब होता क्या है? तो जब हमारी कोई भी ऐसी भूमि होती है, अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो जो भूमि का ऐसा भाग जो ऊंचा हो फिर नीचा हो या इस प्रकार से समतल ना हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति को पठार कहा जाता है। सामान्य स्तर से मैं बस उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस पठार शब्द को समझने के लिए इतना समझ सकते हैं कि जब कोई चीज बिल्कुल समान स्तर से ना हो, एकदम समतल ना हो, उसमें कभी ऊंचा कभी नीचा, ऐसी स्थितियों का या ऐसे स्थल हो, तो उसको पठार कहा जाता है। तो सीखने में पठार से फिर मतलब क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता है इसकी कि इसमें पठार पाए जाते हैं। तो पठार पाए जाने का इसमें क्या काम है? ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको हम सीखने में उसको पठार कह रहे हैं? तो साथियों, ऐसा होता है कि हमारे साथ हमेशा 2 चीजें चलती हैं। हमारे मस्तिष्क में हम जो भी चीज पढ़ते हैं, सीखते हैं, करते हैं, उनमें हमेशा 2 चीजें हमारे साथ हमेशा जुड़ी होती हैं। एक होती है स्मृति और दूसरी होती है विस्मृति, मेमोरी और फॉरगेटिंग। अर्थात हमारे साथ चीजों को याद करने की भी प्रक्रिया चलती है और दूसरी तरफ हमारे साथ भूलने की भी प्रक्रिया समान रूप से हमेशा चलती है। तो ऐसी स्थितियां, इनके कारण जब ऐसी स्थितियां बनती हैं जिससे हम चीजों को याद करते हैं और भूलते रहते हैं, या चीजें कई बार तेज गति से बढ़ती चली जाती हैं, कई बार चीजें तेज गति से घटती हुई चली जाती हैं। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की जब स्थितियां सीखने के संदर्भ में बनती हैं, तो उन्हीं को अधिगम के पठार या प्लेट्यू इन लर्निंग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि साथियों, जो अधिगम है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी समान रूप से नहीं चल सकती है। तो यह उस अवधि को व्यक्त करते हैं जो सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, या उन्नति और नीचे गिरना, अवनति, इसका जो क्रम है उसी को ही अधिगम के पठार के नाम से जाना जाता है। और डिटेल में जानेंगे साथियों। जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है, बिल्कुल, तो जब कोई भी व्यक्ति, बालक जब सीखना प्रारंभ करता है, तो कुछ समय सीखने के बाद सीखना बंद कर देता है। कई कारण होते हैं कि हम बराबर उसी प्रकार से निरंतरता के साथ चीजों को नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा जब सीखना बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सीखने का स्तर है वो कम होने लगता है। हम फिर दोबारा से सीखने लगते हैं तो वो दोबारा से बढ़ने लगता है। तो जब इस प्रकार से हमारे अधिगम का सीखने का जो क्रम चलता रहता है, तो उसी क्रम को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। तो जब सीखने में
ऊंचाई होना या चढ़ते जाना, क्रम बढ़ते जाना, गति बढ़ते जाना हो और फिर घटती जाए, इसी प्रकार से इनका क्रम चलता रहे, तो उसी को ही अधिगम के पठार के नाम से जाना जाता है। तो और जानते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, इसको अच्छे से जानेंगे। तो रेक्स व नाइट के अनुसार एक स्टेटमेंट है, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, जो इनके अनुसार जो स्टेटमेंट है ये पठार को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। तो सीखने में पठार कब आते हैं? तो रेक्स व नाइट के अनुसार जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंच जाता है और दूसरी अवस्था में या व्यवस्था में प्रवेश करता है, तो वहां पर क्या बनते हैं? हमारे सीखने के पठार बनते हैं। बिल्कुल साथियों, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो एक समय बाद वो संपूर्णता आती है या उसको हम कर लेते हैं, फिर हम दूसरे स्टेज में जब एंट्री करते हैं तो वहां पर हमारा सीखना कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। कई बार अगर अगली चीजें आसान होती हैं तो चीजें तेजी से बढ़ जाती हैं, अगर कठिन चीजें होती हैं तो हमारी चीजें घट जाती हैं। तो जब सीखने में इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की चीजें आने लगती हैं तो उसी को ही क्या कहा जाता है? अधिगम के पठार कहा जाता है। कंक्लूड रूप से हम कह सकते हैं कि अधिगम का पठार क्या है? तो अधिगम के पठार से तात्पर्य यह है कि जो हमारे सीखने की गति है वो कभी भी एक समान गति से नहीं चलती है, ये कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, इस प्रकार से उसमें चीजें चलती रहती हैं। तो इस प्रकार की जो सीखने में स्थिति है उसी को ही हम सीखने में पठार या अधिगम में पठार या प्लेट्यून लर्निंग के नाम से जानते हैं। अब इसके कारण क्या है साथियों? तो अधिगम के पठार के कारण क्या है? तो कई बार हमारे पठार क्यों बनते हैं? तो कई बार जब हम चीजें जो आज कर रहे हैं अब अगर वो बदल जाएं तो थोड़ा सा हो सकता है वो इंटरेस्टिंग ना हो, चीजें उस प्रकार से ना हो या उनका स्तर उस प्रकार का ना हो, तो वहां पर क्या बनते हैं? हमारे अधिगम के पठार बनते हैं। विषय वस्तु की प्रकृति, क्योंकि शुरुआत में चीजें जो होती है, हम कब जब भी कुछ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जब बालक पढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं जिनकी विषय वस्तु यानी कि जिनकी प्रकृति कैसी होती है? सरल होती है। धीरे धीरे उसमें कठिनाई का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो जब ये कठिनाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो कहीं ना कहीं वहां भी सीखने में कुछ पठार जैसी स्थिति बनती है। कई बार शिक्षक का व्यवहार या वहां का जो माहौल है, विद्यालय का माहौल है, आसपास का वातावरण है, ये सब चीजें भी प्रभावित करती हैं। हमारी कक्षा में शिक्षण की विधियां कैसी प्रयोग की जा रही है, इस आधार पर भी अधिगम के पठार बनते हैं। अगर अच्छी विधियां हैं, बाल केंद्रित आधार मानते हुए शिक्षण विधियों को प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जा रहा है, तो बच्चे आसानी से सीखते चलते हैं, उनकी सीखने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। इससे क्या होता है? बच्चे अधिक सीखते हैं। और कई बार अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे कम सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में हमेशा एक समान नहीं चलती हैं, कुछ ना कुछ चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके कारण हमारे क्या बनते हैं? अधिगम के पठार बनते हैं। सीखने का समय भी बिल्कुल निर्भर करता है। कई बार समय के कारण भी हमारी चीजों में अंतर आने लगता है। शारीरिक सीमाएं भी होती हैं हमारी, जो हमारे को क्या करती है? किसी भी कार्य को करने के लिए रेडी रखती है या हम उसके कारण कर पाते हैं। अन्य कारण और क्या हो सकते हैं? बच्चे की रुचि, उसका ज्ञान कैसा है। अगर हमारा पूर्व ज्ञान अच्छा होता है तो नई चीजों को आसानी से सीख लेते हैं। समय भी मैटर करता है, अभिप्रेरणा का स्तर भी मैटर करता है। अगर हम थकान से ग्रस्त हैं तो कहीं ना कहीं वहां भी हमारा अधिगम प्रभावित होगा। निराश हैं हम, किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव नहीं है, उदासीनता का भाव है, अगर उत्साह में है तो भी हमारी चीजें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। अगर हमारे अंदर हीन भावना है, अगर हम अस्वस्थ हैं, परिपक्वता का अभाव है, कुछ पारिवारिक कठिनाइयां हैं, वातावरण अच्छा नहीं है, ये सभी चीजों का कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे सीखने पर पड़ता है। अगर ये सकारात्मक रूप से पड़ती है तो हमारा अधिगम का स्तर बढ़ता चला जाता है, और अगर ये नकारात्मक रूप से होती है तो हमारा सीखने का जो स्तर है वो कम होता चला जाता है। और उन्हीं परिस्थितियों को ही अधिगम के पठार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्लेट्यून लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अब इसी के आधार पर साथियों हमारे बनते हैं अधिगम के वक्र या कर्व ऑफ लर्निंग, जिसे कहा जाता है। तो कर्व ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं? तो साथियों जो हमारे अधिगम के पठार हैं उन्हीं को ही अधिगम के वक्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन कब और कैसे, क्यों इसका नाम अधिगम के वक्र पड़ गया, तो जानते हैं इसको। सीखने वाले सभी बालकों का सीखने से संबंधित परिणाम सदैव एक समान नहीं होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमारा सीखना सदैव समान नहीं हो सकता है, और प्रत्येक बालक के साथ ये चीजें देखने को हमेशा मिलेंगी कि वो समान रूप से हमेशा हर समय पर एक समान गति से नहीं सीखते हैं।
और इसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं टाइम टू टाइम स्थितियों के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन पाया जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की विशेषताएं कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, समान नहीं होती हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार भी ये बदलती रहती है उनमें भी। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तो जब बच्चे की सीखने की उपलब्धियों को, जो बच्चा सीख रहा है, जो व्यवहार में प्रदर्शन कर रहा है, जो उसकी सीखने की मात्रा है, जो उसने उन्नति की है या जो भी उसके सीखने में वृद्धि हो रही है, घटोत्तरी हो रही है, उन सब चीजों को, उस अधिगम को जब हम समय के आधार पर, ग्राफ पर या रेखा चित्र के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं तो वह क्या कहलाता है, अधिगम का वक्र कहलाता है। बिल्कुल साथियों, जब हम अधिगम की मात्रा को, व्यवहार परिवर्तन की मात्रा को समय के सापेक्ष ग्राफ पेपर पर चित्र के माध्यम से या रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो वह अधिगम का वक्र या कर्व ऑफ लर्निंग के माध्यम जो है कहलाता है। अधिगम की गति या मात्रा या उन्नति को, बिल्कुल साथियों, जो अधिगम की हमारी गति है या मात्रा है या कह सकते हैं उन्नति है, जब उसको हम समय के साथ या समय के सापेक्ष ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो वह क्या कहलाता है, अधिगम के वक्र कहलाता है या कर्व ऑफ लर्निंग कहलाता है। जानते हैं इनके प्रकार। तो वक्र के साथियों कितने प्रकार होते हैं पूछे जाते हैं। अर्थात समय के साथ जो सीखने की गति है, उन्नति है या प्रगति है या मात्रा है, जब इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं तो विभिन्न प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। उन्हीं स्थितियों के आधार पर वक्र के प्रकार बताए जाते हैं। तो सामान्यतः ये कुल 4 प्रकार बताए जाते हैं हमारे वक्र के या टाइप ऑफ कर्व्स। अगर हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ लर्निंग कर्व्स। ठीक है, तो जानते हैं इन चारों को। पहले चारों के नाम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक एक को अच्छे से डिटेल में जानेंगे। पहला है सरल रेखीय वक्र या ऋजु रेखीय वक्र या स्ट्रेट लाइन कर्व भी इसको कहा जाता है। दूसरा है धनात्मक वक्र या सकारात्मक या उन्नोत्तर वक्र, जिसे कह सकते हैं पॉजिटिव कर्व ऑफ लर्निंग। तीसरा है ऋणात्मक, नकारात्मक या नत्तोदर वक्र या नेगेटिव कर्व ऑफ लर्निंग। और अंतिम है मिश्रित वक्र या एस वक्र या इसको सर्पिलाकार वक्र भी कहते हैं या मिक्स्ड कर्व भी इसके नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं साथियों फटाफट से इन चारों को एक एक डिटेल में कि इसमें किस प्रकार से अधिगम और समय के अनुसार या सापेक्ष दर्शाया जा रहा है ग्राफ पेपर पर। तो पहला है सरल रेखीय वक्र या इसको ऋजु रेखीय वक्र भी कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। ये क्या है? तो साथियों जब बालक प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान गति से सीखता है या शुरुआत से लेकर अंत तक लगभग एक समान गति से चीजों का चलता रहता है क्रम, तो वहां पर हमारा कौन सा वक्र बनता है? हमारा सरल रेखीय वक्र बनता है। कैसा बनता है? ऋजु रेखीय वक्र या स्ट्रेट लाइन कर्व हमारा बनता है। तो इसमें क्या है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, समय और मात्रा या अधिगम के संदर्भ में देखें तो जो लाइन है, जो रेखा है, जो रेखा चित्र है, वो बिल्कुल बीचों बीच है। ना तो ये समय की तरफ झुक रहा है, ना ये अधिगम की तरफ झुक रहा है। अर्थात ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जो सीखने की गति है वो एक समान गति से चल रही है। अर्थात यहां पर हमारा सरल रेखीय वक्र बन रहा है। तो सरल रेखीय वक्र सरल शब्दों में समझेंगे कि जब सीखने की मात्रा या गति समय के सापेक्ष समान रूप से चल रही है, समान गति से चल रही है, ना तो उन्नति हो रही है न अवनति हो रही है, ना अधिक हो रहा है तो घट भी नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा वक्र बनेगा? सरल रेखीय वक्र बनेगा। कौन सा बनेगा? स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। साथियों इसी के साथ एक और बिंदु पूछ लेता है कि जिन बालकों में या जिन बालकों के अधिगम के संदर्भ में ऋजु रेखीय वक्र बनता है तो वह बालक कैसे होंगे? तो ऐसे बालक जिनकी गति ना तो बढ़ रही है ना लेकिन घट रही है। अगर वो बढ़ाने रहे तो घटने भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे बालक कौन होंगे? तो ऐसे बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक। कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालकों में कैसा वक्र बनेगा? अधिगम के संदर्भ में प्रतिभाशाली बालकों का कैसा वक्र बनता है? सरल रेखीय वक्र बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। अर्थात एक समान गति से सीखते हैं ये, और इनका जो सीखना है शुरू से लेकर अंत तक एक समान गति से चलता है। जानते हैं इसका अगला प्रकार। अगला है धनात्मक या सकारात्मक या उन्नोत्तर वक्र या पॉजिटिव कर्व। तो जानते हैं जब सीखने की गति प्रारंभ में कैसी हो साथियों? कम हो,
शुरुआत में कैसी है, कम है, लेकिन धीरे धीरे या अंत में क्या होती चली जाए, तीव्र होती चली जाए, बढ़ती चली जाए, तो वहां पर हमारा अधिगम का कौन सा वक्र बनेगा, सकारात्मक या धनात्मक वक्र बनेगा। बिल्कुल साथियों, कैसा बनेगा हमारा, कौन, वैक्स कर्व बनेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, समय के साथ अगर हम देखें, समय और अधिगम को देखें, तो हमारा जो झुकाव है इस रेखा का, लाल कलर वाली रेखा को देखेंगे तो ये समय की अपेक्षा मात्रा की तरफ या अधिगम की तरफ अधिक झुकाव ले रही है, यानी कि समय कम लग रहा है और अधिगम ज्यादा हो रहा है। मैंने आपको थोड़ा सा समझने के लिए बीच में एक डैश करके 50-50 डिवाइड करते हुए भी दिया है। इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि जो अंत रेखा है, जो भी ग्राफ बन रहा है, जो भी वक्र बन रहा है, उसका जो अंतिम छोर है अगर अधिगम या मात्रा की तरफ अधिक झुक रहा है तो समझ जाइए पॉजिटिव है, और अगर वो समय की तरफ अधिक झुक रहा है तो समझ जाइए वहां पर नेगेटिव कर्व होगा। तो यहां पर किसकी तरफ झुक रहा है, अधिगम की तरफ। ये जो हमारा वक्र है वो अधिक झुक रहा है, 50-50 कर रहे हैं, तो इसका जो ज्यादा झुकाव है कहीं ना कहीं वो किसकी तरफ है, अधिगम की तरफ है। इसका मतलब यहां पर कौन सा वक्र बन रहा है, धनात्मक वक्र बन रहा है। तो जब सीखने की गति प्रारंभ में कम हो तथा धीरे धीरे या अंत में तेज होती चली जाए तो वहां पर कौन सा वक्र बनता है, धनात्मक वक्र बनता है। और ऐसे बालक कौन होते हैं, अर्थात अगर सीखने के संदर्भ में समय के साथ अगर झुकाव जो है अधिगम की तरफ अधिक है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसमें किसको का रखा जाएगा, तो ऐसे संदर्भ में, इसके संदर्भ में उन बालकों को सामान्य बालक माना जाएगा। सामान्य बालक की प्रकृति है वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे चीजों को बढ़ाता चलता है, करता चलता है। तो ऐसे संदर्भ में जब हमारा धनात्मक या सकारात्मक वक्र बनता है तो वहां पर बालक कैसा कहलाएगा, सामान्य बालक। तो धनात्मक वक्र से संबंधित हम किसको रखेंगे, सामान्य बालक को रखेंगे। समय के सापेक्ष जो हमारा वक्र कहां ज्यादा झुक रहा है, अधिगम की तरफ अधिक झुक रहा है। तो यहां पर हमारा कौन सा वक्र होगा, धनात्मक या सकारात्मक वक्र होगा, या उन्नोत्तर वक्र करेंगे, क्योंकि शुरुआत में गति कैसी थी, कम थी, धीरे धीरे अब तेज होती चली जा रही है, तो इसलिए यहां पर धनात्मक वक्र बनेगा। अगला है ऋणात्मक वक्र या नकारात्मक या नत्तोदर वक्र या नेगेटिव कर्व ऑफ लर्निंग। तो ये क्या है साथियों, जब सीखने की गति प्रारंभ में तो तीव्र है, तेज गति से शुरुआत में बच्चा सीखता है, तथा फिर धीरे धीरे या अंत में वो धीमा होता चला जाता है, मंद होता चला जाता है, तो वहां पर हमारा कौन सा वक्र बनेगा, ऋणात्मक वक्र बनेगा। जी हाँ साथियों, समय और अधिगम के संदर्भ में आप देखें तो जो हमारा झुकाव है वक्र का वो किसकी तरफ अधिक है, समय की तरफ अधिक है, यानी कि समय की तरफ वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है और अधिगम का जो स्केल है वो बहुत कम बढ़ रहा है, इसका झुकाव समय की तरफ अधिक है। तो याद रखना साथियों, जब शुरुआत में गति तेज हो और फिर धीरे धीरे कम होती चली जाए तो वहां क्या हो रहा है, नत्तोदर वक्र बन रहा है। कौन सा बन रहा है, कॉनकेव कर्व बन रहा है, ऋणात्मक जो वक्र हमारा बन रहा है। तो याद रखेंगे, समय की तरफ अधिक झुकाव हो, अंतिम छोर जो है वो समय की तरफ ज्यादा झुक रहा हो, तो वहां पर हमारा कौन सा वक्र बनेगा, ऋणात्मक वक्र बनेगा। तो जब सीखने की गति प्रारंभ में कैसी हो, तीव्र हो, तथा फिर धीरे धीरे मंद होती चली जाए या अंत में मंद हो जाए, तो वहां पर हमारा नेगेटिव कर्व बनता है, कॉनकेव कर्व बनता है लर्निंग का। तो याद रखेंगे इसको। मात्रा और अधिगम की अगर बात करें समय के सापेक्ष, तो ये क्या हो रहा है, समय की तरफ अधिक झुक रही है। तो इसके संदर्भ में अगर कोई किसी के बच्चे के संदर्भ में अगर ऋणात्मक वक्र बन रहा है तो हम उस बालक को किसकी संज्ञा देंगे, उसको संज्ञा दी जाएगी पिछड़े बालक। अर्थात वो शुरुआत में सीख रहा था, अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, पिछड़ता जा रहा है। तो जब शुरुआत में सीखना हो रहा है और फिर धीरे धीरे वो सीखना कम होता चला जाए, तो वहां पर हमारा कौन सा वक्र बनेगा, हमारा ऋणात्मक। और ऐसे बालक या ऐसे वक्र कौन बनाते हैं, तो ऐसे वक्र बनाते हैं हमारे पिछड़े बालक। या किन के लिए बनता है, हमारा पिछड़े बालकों के लिए बनता है। तो पिछड़े बालक जो होते हैं धीरे धीरे हमारा क्या करते हैं, कम करते चले जाते हैं सीखना, इसलिए वहां पर क्या बनेगा, हमारा नेगेटिव कर्व बनेगा। साथियों मैं इतना रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। जानते हैं अगला हमारा वक्र मिश्रित वक्र या एस वक्र, जिसे आप कह सकते हैं मिक्स्ड कर्व या सर्पिलाकार वक्र भी कहा जाता है। तो साथियों इसमें क्या है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ना तो ये समय की तरफ झुक रहा है,
ना ये अधिगम की तरफ झुक रहा है। तो इसमें हमारा वक्र जो है बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। अर्थात जब हम भूलते जा रहे हैं और नई चीजें सीखते जा रहे हैं, फिर से भूल रहे हैं, फिर से सीख रहे हैं, अर्थात कभी ज्यादा सीख रहे हैं, कभी कम सीख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति जब बनती है, कभी हम सीख लेते हैं, किसी बार नहीं सीखते हैं, तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर हमारा कौन सा वक्र बनता है? हमारा मिश्रित वक्र बनता है। कैसा बनता है? मिश्रित वक्र बनता है। ऐसे संदर्भ में या ऐसा वक्र कौन बनाते हैं? तो ऐसे वक्र के संदर्भ में सृजनात्मक बालक को कहा जाता है। तो सृजनात्मक बालक जो होते हैं उस समय और अधिगम के सापेक्ष अगर इनका वक्र देखा जाए तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। तो उसी को कहते हैं मिश्रित वक्र। साथियों, एक बार इन चारों वक्रों को एग्जाम्पल से समझेंगे हम, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक बार पुनः जानेंगे इन चारों वक्रों को। तो साथियों, वक्र किसे कहते हैं? मैंने बताया, जब समय के सापेक्ष हम अधिगम की मात्रा को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे वक्र कहा जाता है। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। सरल रेखीय, ये कैसा है? जब सीखने की गति समान रूप से बनी हुई है, शुरू में जैसी थी अंत तक ऐसे ही चले, तो वहां सरल रेखीय वक्र है। अर्थात जब आपने शुरू में पढ़ना शुरू किया और सपोज आपने पहली बार टेस्ट दिया तो आपके जितने नंबर आए अगली बार भी उतने ही आते हैं, लगभग हर बार आप उतने ही अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपका सरल रेखीय वक्र बन रहा है, आप एक प्रतिभाशाली बालक हैं। वहीं जब आपने पहली बार कोई चीज पढ़नी शुरू की और आपने टेस्ट दिया और आपके नंबर कैसे आए? कम आए। ठीक है, आपके सपोज 100 में से 50 नंबर आए, फिर अगली बार आपने पेपर दिया, टेस्ट दिया तो 55 आए, फिर 60 आए, फिर 65 आए। तो धीरे धीरे आपके अंकों में वृद्धि होती चली आ रही है। इसका मतलब आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यहां पर कौन सा वक्र बनेगा? आपका धनात्मक वक्र बनेगा। ऐसा किसके साथ ज्यादा देखने को मिलता है? सामान्य बालक। या आपको किस बालक में रखा जाएगा? फिर सामान्य बालकों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। वही तीसरा वक्र था हमारा ऋणात्मक। साथियों, कैसे? आप शुरुआत में आए, आपको नॉलेज अच्छी थी, आप काफी घर से पढ़ के आए, आप चीजों को ठीक ठाक कर रहे थे, आपने किसी चीज में शामिल किए, आपने पहली बार टेस्ट दिया, 100 में से आपके 90 नंबर आए, लेकिन आगे की चीजें बहुत अच्छी नहीं चली, आपको माहौल ऐसा नहीं मिला, आपको पढ़ने को समझने को चीजें अच्छी नहीं मिली। अगली बार 75 नंबर आए, कभी 60, फिर 55, इस प्रकार से नंबर कम होते चले गए आपके। इसका मतलब आपका नत्तोदर यानी कि नेगेटिव यानी कि कमी होती चली जा रही है। आपने की सीखने की गति शुरुआत में बड़ी तेज थी, अब धीरे धीरे आपकी गति कम होती जा रही है, आपके नंबर कम होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब आप पिछड़ते जा रहे हैं, आपको पिछड़े बालकों में शामिल किया जाएगा और आपका यहाँ पर कौन सा वक्र बनेगा? तो ऋणात्मक वक्र बनेगा। तो हमारा कौन सा वक्र बनेगा? जब शुरुआत में हमने तेज सीखा, धीरे धीरे हमारा सीखना कम होता जा रहा है, तो वहां हमारा ऋणात्मक या नेगेटिव कर्व बनेगा। और हम कौन से बालकों में हमारे को शामिल किया जाएगा? पिछड़े बालकों में हमको शामिल किया जाएगा। और अंतिम हमारा, जब हम शुरुआत में आए, हमने टेस्ट दिया तो 70 नंबर आए, अगली बार 80 आ गए, फिर 50 ही रह गए, फिर 80 आ गए, फिर 90 आ गए, फिर 75 आ गए, यानी कि कुछ भी फिक्स नहीं है। हर बार हमारे अंकों में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हम सीख रहे हैं, भूल रहे हैं, इस प्रकार से सभी चीजें शामिल हो रही हैं। इस प्रकार की स्थिति में हमें किस में रखा जाएगा? ऐसे बालक को किस में रखा जाएगा? सृजनात्मक बालक के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा वक्र बनेगा? हमारा मिश्रित वक्र बनेगा या मिक्स्ड कर्व हमारा इसमें बनता है। तो साथियों, इसी के साथ हमने आज की अपनी इस क्लास में जाने अधिगम के पठार और हमारे अधिगम के वक्र, प्लेटियो लर्निंग एंड कर्व ऑफ लर्निंग। तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आपको आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों,
मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।